अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद और आपको लम्हा बलम्हा हम तजज़ीज़ से आगाह कर रहे हैं। एक बार फिर बात करेंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं असद महमूद साहब और जमील खान साहब। जमील खान साहब, आपकी तरफ से सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, जो बाइडन के अगर मंशूर की बात की जाए कि उनके मंशूर को आवाम के लिए कितना अट्रैक्टिव बनाया जाए या जो बाइडन को किस तरह अट्रैक्टिव बनाया गया, जिसमें जो मेरे लिए काबिल गौर चीज़ थी वो ये थी कि कम से कम उजरत $11 फी घंटे से बढ़ाकर $15 फी घंटा भी करेंगे, ये उनके मंशूर में शामिल है। क्या ये बात जो है वो अमरीकी अवाम को अट्रैक्ट कर रही है और ट्रम्प से उनको आगे रखेगी? कोविड की वजह से ख़ास तौर पर गुर्बत में इजाफा हो रहा है अमेरिकन सोसाइटी में, उस लिहाज से तो वहाँ तो आवरली बेसिस पर ही तमाम की तमाम उजरत मिलती है। मतलब कसीर तादाद 80-90% लोग तो आवरली बेसिस पर काम करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मंशूर का एक हिस्सा बना के एक आखिरी दिनों में ख़ास तौर पर उन्होंने जब इसकी मज़ीद प्रोपेगेंडा इसको किया गया तो इससे फ़र्क तो बहरहाल पड़ता है इस किस्म के नारों से। और नारे पाकिस्तान में भी आप देखें, रोटी कपड़ा मकान से लेके तमाम 1 करोड़ नौकरियां और बाकी तमाम चीज़ें, तो इलेक्शन से पहले तो ये नारे बड़े लगते हैं। सवाल एक बड़ा ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका इतने रेवेन्यू जनरेट कर सकता है? कोई $21 ट्रिलियन के करीब तो उनका बजट डेफिसिट है और उसके अलावा उनकी इस वक्त बड़ी मखदूश हालात है इकोनॉमी की। तो उसके लिए जो बाइडन ने अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जाहिर है वो बाद में देंगे 90 दिन का, तो उस लिहाज से मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा कि वो उजरत 90% लोगों की बढ़ा दें बजुम्बिश कलम। लेकिन ये है कि अगर उन्होंने टैक्स रेवेन्यू में कहीं से कट करके और इधर लगाने का सोचा है तो वो बहरहाल वक्त आने वाला बताएगा। लेकिन इलेक्शन के वादों में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, चाहे वो अमेरिका हो या वेस्टर्न कंट्री दूसरे हों या वतन अजीज हो, उसमें बहुत फ़र्क होता है। बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जब ट्रम्प मुंतखब हुए और आए व्हाइट हाउस में तो उन्होंने काफ़ी सख्त मौक़िफ़ अपनाया कुछ चीज़ों को लेकर। फ़ौजों को वापस बुलाना, दारुखिलाफ़ा की बात जो कि हम अपनी ट्रांसमिशन में जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि उस पर उन्होंने अमल किया तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, नुक्ताचीनी के बावजूद। उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा उन पर नुक्ताचीनी की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा मैंने एक चीज़ सोच ली है। उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, जो कि मैं अक्सर कह रहा था कि नॉन पॉलिटिकल एक चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेसमैन है। एक चीज़ मैंने सोच ली है, मैंने करनी है, चाहे जितना मुझे तनकीद का निशाना क्यों ना बनाया जाए। ये चीज़ जाहिर सी बात है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके बारे में सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं, आपको नहीं लगता कि वो इस चीज़ पे भी बिलीव करेंगे? मुश्किल है, लेकिन उनको ये लगेगा कि फौजें बुलाने से ज़्यादा तो मुश्किल नहीं होगा। जो बाइडन के इस किस्म के वायदे या मजीद कोई भी प्रेसिडेंट करे तो यकीनन जो उनके स्ट्रॉन्च किस्म के फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने देखा होता है पास्ट हिस्ट्री में ओबामा के दौर में ओबामा केयर से क्या फ़ायदे हुए, या बाकी जो इस किस्म के पब्लिक सर्विस की जो इस्तिलाहात थी या इस्लाहात थी, उससे क्या फ़ायदे हुए, तो उन पर तो यकीनन फ़र्क पड़ता है। और इसी वजह से तो आखिरी चंद अय्याम और आखिरी चंद हफ्ते जो होते हैं किसी भी कैंपेन में, चाहे वो अमेरिका में हो या किसी और जगह, खासतौर पर डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो इसी वजह से बहुत अहमियत अख्तियार कर जाते हैं। ये बात दुरुस्त है कि ट्रंप ने जो मोटी मोटी बात कही थी, जिस तरह आपने फौजों के हवाले का बताया, जिस तरह इंडस्ट्री लाने का हवाले का बताया, जिस तरह 35% टैक्स में रियायत देने की बात की गई, जिस तरह अमेरिका फर्स्ट की बात की गई, वो नहीं हुआ, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं बहरहाल अट्रैक्ट तो करती हैं। उसमें से जो चीज़ें हो गई हैं अभी ट्रंप की तरफ से, लोग दरअसल आजकल इसमें पूरी दुनिया में जो जहाँ जहाँ पेंडेमिक का बहुत ज़्यादा असर पड़ना शुरू हो गया है लोगों की जेबों पर, तो वहाँ वो ज़्यादा अपनी जेबों को देख रहे हैं बनिस्बत इसके जो स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल हुए हैं। ये यकीनन एक स्ट्रेटेजिक अहदाफ है। इसके बावजूद जिस तरह आप अपने बयानिए में भी बता रहे थे, अपने तबसरे में बता रहे थे कि ये एक स्ट्रेटेजिक अहदाफ है जो हासिल किया इसके बावजूद कि पेंटागन इसके फेवर में नहीं था। मैं विड्रॉल की बात कर रहा हूँ, और चेजा के स्टेट डिपार्टमेंट, और उसकी वजह से ट्रंप ने बड़े रेडिकल किस्म के फैसले किए। और वो कौन से थे
वो ये थे कि उन्होंने बजट कम करके जो ट्रेडिशनल मेट्स थे या फॉरेन सर्विस के लोग थे उनकी तादाद बहुत कम कर दी और बाहर से लोग ला के बैठा दिए ताकि उनके फैसले करने में ज़्यादा रुकावट पैदा ना हो, क्योंकि जाहिर है काफ़ी सारी कदगन भी होती है प्रेसिडेंट अगर अपने तौर पर फैसले करना, तो उन्होंने पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद ही मोटे मोटे फैसले उन्होंने किए और उस पर कायम रहे। तो ये क्रेडिट तो बहरहाल जो उसके उनके नाकदीन हैं उनको भी देना पड़ेगा कि ये, और उन्होंने किया क्यों? उनका ये $6 ट्रिलियन हमारे ज़ाया हो गए पिछले 15-18 सालों में, तो हम ये पैसे क्यों ज़ाया करें? और उन्होंने अनाउंस किया था, उन्होंने कहा था कि जी आप दुनिया भूल जाए कि हम सऊदी अरब की हिफाजत करेंगे और हम जापान की हिफाजत करेंगे, अब जिनकी हम हिफाजत करेंगे उनसे पैसे लेंगे। और आपने देखा होगा कि जब MBS गए वहाँ व्हाइट हाउस में तो उन्होंने अपने जहाज़ों की तस्वीरें दिखला के कहा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी खरीदें। 200 बिलियन का उन्होंने कारोबार कर लिया। तो उस लिहाज से तो वो लोग इस चीज़ को बहरहाल देखते हैं, तो उन पर असर तो पड़ता है कि कोशिश की गई। ये तो बदकिस्मती थी कि कोविड आ गया, वरना तो ट्रंप के जीत की किसी को कोई शक ही नहीं पड़ना था। ये कोविड की वजह से बहुत बड़ा नुकसान ट्रंप को उठाना पड़ा। जहाँ तक उनकी लैंग्वेज और उनका अंदाजे बयान है, वो सारी चीज़ें उस पे अगर कोविड ना होता और आई गेस एक सही वर्ड होगा जमील भाई कि एक तासुब की एक बात सामने लाई गई तारकीन वतन के हवाले से। मेरे कुछ दोस्त हैं वो वापस आना चाहते थे, विजिट करना चाहते थे पाकिस्तान, वो वहाँ पे नेशनल हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद विजिट करना, लेकिन वहाँ पर एक फिजा बनाई गई थी कोविड से पहले, शायद आपको याद हो, कि जो अब जाएगा अगर वापस आता है तो फिर उसकी नेशनलिटी पे भी एक सवाल उठ सकता है। उठेगा या नहीं उठेगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन उठ सकता है। वो उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, उस क्वेश्चन मार्क से बचने के लिए लोग वहां से नहीं आए जिन्होंने वैसे ही विजिट करना हो। आपको नहीं लगता ये भी एक सख्त मौकिफ था और इस पे उनके जो अपने पैदाइशी नेशनल्स जो होते हैं उन्होंने भी एहतजाज किया कि ये गलत हो रहा है? जी हाँ, लेकिन ज्यादातर जो जिस तबके का मैंने इससे कबल जिक्र किया है, जो रात शाम को पब में बैठ के 4-5 घंटे गुजारते हैं और मजदूरी करते हैं दिन में, वो तो बड़े खुश हुए इससे। वो तो अभी भी यही कहते हैं कि अमेरिका माइनॉरिटी में चला जाएगा, जो वाइट सुप्रीमेसी की तरफ जाएगी। लेकिन इसका एक और आप पहलू देखें कि दुनिया में इस वक्त राइट विंग पॉलिटिक्स जो है वो वेस्ट में भी, यूरोप में भी देखिए कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो ये लीडर हैं ट्रंप वाइट सुप्रीमेसी के और राइट विंग पॉलिटिक्स के और राइट विंग इसके मूवमेंट के। तो उस लिहाज से इनको लीडर समझते हैं ये सारे लोग जो स्कैंडिनेवियन कंट्री में जो राइट विंग के पॉलिटिशियंस हैं। फ्रांस में देख लें, बाकी जगहों पर देख लें, अमेरिका में तो है ही है। अमेरिका में जो उनकी एक जो वाइट पॉपुलेशन है, जो वाइट सुप्रीमेसी पे जो बिलीव करते हैं, वो तो मुरीद हैं इनके ट्रंप के। तो उस लिहाज से तो ट्रंप ने अपनी जो लाइन ड्रा की उस पर कायम है वो, और जो चंद चीज़ें आपने गिनवाई उनके फेवर में, यानी उनकी अहदाफ जो उन्होंने अचीव किए वो अपने इस्टेब्लिशमेंट के मर्जी और मंशा के खिलाफ किए, जो कि इकोनॉमी में फ़र्क ला रहे थे। अमेरिका में इकोनॉमी बेहतर हो रही थी, GDP बढ़ा था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी, लेकिन ये वही कोविड की वजह से आके एक मुकद्दर की बात तो है। सारी चीज़ों पे आप जमील साहब, आपको नहीं लगता कि कोविड क्या भारी हो गया इन सारी चीज़ों पे? क्योंकि अगर हम पिछले 4 साल का एक तकाबली जायज़ा करें तो मैं आपकी गुफ्तगू से इस चीज़ को समरअप कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें अच्छी थी, हर चीज़ बेहतर थी ट्रंप के दौर में, और अगर कोविड नहीं आता तो ये यकीनी था, इस पे कोई दूसरा सवाल नहीं था कि ट्रंप ही अगले 4 साल के लिए व्हाइट हाउस के मकीन रहेंगे। तो कोविड क्या इन सब चीज़ पे भारी हो गया? देखें, 9/11 का वाकया इस सदी में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे अहम वाकया था, और अब 9/11 के बाद अगर कोई दुनिया में सबसे अहम बात है और जिससे दुनिया थरथली मची हुई है दुनिया में, और दुनिया के सियासतदानों में थरथली मची हुई, वो कोविड है। और कोविड से आप देखेंगे हुकूमतें चेंज होंगी, जैसा कि आप अमेरिका में देख रहे हैं। आगे इलेक्शन आया तो आप पाकिस्तान में देखेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर देखेंगे कि कोविड की वजह से जो उसका क्रंच है, जो उसका प्रेशर है, खासतौर पे इकोनॉमिक प्रेशर जो उसका है, या लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं अमेरिका में और दूसरी जगहों पर, तो उससे पॉलिटिशियंस पे इतना प्रेशर पड़ेगा कि कुछ लोग, अगर ये सेकंड वेव कंट्रोल नहीं हुई तो रिजाइन करके भाग जाएंगे, कुछ सरबराहान, और कुछ ज़्यादातर जो है वो इलेक्शन में नुकसान उठाएंगे। तो ये कोविड में एक बहुत बड़ा, और कोविड फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे बड़ा जुज़ बन गया है, जिसने वो दुनिया में लीडर बन गया है।
ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहेगा मुनीर अकरम साहब ने भी इस वक्त में ज्वाइन किया है, उनसे भी मजीद बात करते हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा क्या तज्जिया करेंगे आप, डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे अगले 4 साल तक सदर, या फिर तब्दीली आएगी, जो बाइडन आएंगे जो कि नायब सदर भी रह चुके हैं, उनको वसी तजुर्बा भी है, वो वापस आएंगे, वो आएंगे दोबारा से व्हाइट हाउस में, आप क्या तज्जिया करेंगे? उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल में बाइडन साहब के चांसेस बेहतर हैं, पर इस वक्त कह नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में जो पोलिंग जो दिखा रही है कि वो बहुत से करीब है। डिफरेंस सपोर्ट में जो डिफरेंसेस हैं वो विदिन द मार्जिन वगैरह है। तो फ्लोरिडा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, ये सब स्टेट्स जो हैं वो किस तरफ ही जा सकते हैं, दोनों तरफ जा सकते हैं। अगर ये सब स्टेट्स में अगर ट्रंप साहब जीतते हैं तो वो पहुंच सकते हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज में जो 270 वोट चाहिए वो वहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। पर मेरे ख्याल में जो और ये नजर आते हैं कि अगर ये जो 3 स्टेट्स हैं उनमें अगर दो या 3 में वो हार जाते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये फिलहाल मेरी असेसमेंट है। फिर इलेक्शन में कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये पोलिंग नंबर्स भी गलत हो सकती हैं। तो इसलिए इस वक्त मेरे ख्याल में प्रीमेच्योर होगा एक डेफिनेट रिजल्ट को कंक्लूड कर। अच्छा चले, मैं इससे आगे बढ़ता हूं, आप डिप्लोमेट रहे हैं, ये बताइएगा पाकिस्तान के लिए जो बाइडन की पॉलिसीज ज्यादा बेहतर साबित हो सकती हैं? ट्रंप की तो पिछले 4 साल की पॉलिसीज हमारे सामने हैं, उन्होंने शुरू में पाकिस्तान के लिए थोड़ा सख्त मौकिफ अपनाया था, उनके जो अल्फाज का चुनाव था वो भी काफी सख्त था। तो आपको लगता है कि ट्रंप की पॉलिसीज या फिर पॉलिसी सेम रहेंगी, चेहरे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मेरे ख्याल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ तक जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट था उसमें अमेरिका का जो रुख था, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हिंदुस्तान के साथ बनाई हुई है पिछले 15 साल से। 2005 में डिफेंस और न्यूक्लियर एग्रीमेंट उन्होंने साइन किए हिंदुस्तान के साथ। जब से अमेरिका की कोशिश यही है कि हिंदुस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाए चाइना से कंटेन करने के लिए। ये पॉलिसी जारी है और मेरे ख्याल में ये पॉलिसी जारी रहेगी, या तो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन हो या बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन। सही, पॉलिसी यही जारी रह सकती है। मुनीर अकरम साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और अब रुख करेंगे, गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे असद महमूद साहब को। असद साहब, जमील साहब और मुनीर अकरम का फॉरेन पॉलिसी पे ओपिनियन सामने आ गया है, आप क्या कहेंगे? अगर जो बाइडन मुंतखब हो जाते हैं, क्या पाकिस्तान के मफाद में पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं अमेरिका की? No, I don't think so, because उनके यहाँ जो इंस्टीट्यूट्स काम कर, पेंटागन की बात कर रहे हैं आप, स्टेट डिपार्टमेंट की बात करें आप, जिस तरह के उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं, जो उनकी अपनी स्टेट की पॉलिसी या उस मुल्क की एक लिहाज से फॉरेन पॉलिसी आती है, जो ओवरऑल उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उसी हिसाब से एक लिहाज से वो सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। देखें, अगर पाकिस्तान को देखें, जिस तरीके से हम BRI का हिस्सा हैं, CPEC आपके यहाँ से गुजर रहा है, वही सारी चीज़ चाइना को स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, मैं ये तो कह सकता हूँ कि अगर जो बाइडन सपोज इफ ही इज चोजन एज प्रेसिडेंट, तो मे भी थोड़ा सा वो उस तरह तो डिफर करते हुए आपको नजर आएंगे कि चाइना के बारे में एवरी सेकंड डे देयर यूज्ड टू बी सम ट्वीट और किसी तरह की कोई स्टेटमेंट। ऐसा लगता था कि वो कोई खास तरीके से वो चाइना को या परेशान कर रहे हैं या उनको टारगेट कर रहे हैं, आप किसी भी सिम्त में आप उसको ले जाएं कि चाइना वाज देयर स्पेशल टारगेट डोनाल्ड ट्रंप का। अच्छा, अब जो बाइडन को रफली यही एंटिसिपेट वो करते हैं दैट इफ ही टेक्स ओवर, तो इस तरह का मुआंदाना रवैया जो है वो एक लिहाज से चाइना के साथ नहीं होगा। अच्छा, सपोज अगर ये इस तरह का रवैया नहीं होता, तो जो उन्होंने इंडिया को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे रीजन का पुलिसमैन
बनाने की कोशिश की है या एफर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे खड़े हैं। और साथ कोशिश के साथ अमली इक़दामात भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और कोशिश में इसलिए कह रहा हूँ कि जरूरी तो नहीं कि जो कोशिश करे या अमली इक़दामात करे हाँ वो कामयाब भी हो सके। देखिए ये हमें सोचना है कि अमेरिका है, उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और एक लिहाज से उन्होंने वायबल भी रहना है। अब इंडिया वैसे तो बड़ा खुश है, बगले बजा रहे हैं जी कि हाँ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे हालात हैं एक लिहाज से अमेरिका के साथ। वो बीका के एग्रीमेंट चले गए हैं, इससे पहले वो उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक लिहाज से एग्रीमेंट कर चुके हैं। ये सारी चीजें, इसका क्या मतलब होगा कि हल्के हल्के आप देखेंगे। सर यहाँ पे आपकी बात से एक सवाल मैं निकालूंगा, उसके बाद आप अपनी बात कंटिन्यू। क्या अमेरिका के किसी से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं बिना मफादात के? वैसे तो मफादात के बगैर ममालिक एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं रखते, लेकिन जो आप अभी इंडिया के लिए बात कर रहे हैं कि वो बड़े खुश हैं कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्या इस चीज को कतई नजर नहीं किया जा सकता कि अमेरिका के किसी के साथ भी अच्छे ताल्लुकात अपने मफाद के तहत ही रहते हैं? आपने ना, मेरा ख्याल है ये जितनी देर से आप सवाल करें, दिस इज द मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चन जो कि एक्चुअली आपने किया है। और ये अमेरिका के बारे में हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए। इट इज नॉट ओनली अमेरिका, जितनी भी फर्ज करें जी कि ओके जो बड़े मुल्क हैं उनके बारे में हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ भी आया वो वाकई इतनी पॉजिटिविटी के साथ अपने पड़ोसियों के साथ या दुनिया के साथ चलने की कोशिश करते हैं। जहां तक तो अमेरिका की आपसे मैं बात करूं, अमेरिका से आप किसी खैर की तवक्को नहीं रख सकते। अमेरिका इस ज़बान के आज मिडल ईस्ट को देखें या आप किस शेप के अंदर देखते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर की आप बात करें, कैसे खत्म हुई, एक छोड़ दो एटॉमिक बम गिरा दिए। ये इंसानी हुकूक का ये मुल्क चैंपियन बनता है। और जिस तरीके से ये इराक के ऊपर यूके और फिर यूएसए जिस तरीके से इन्होंने नेक्सस बना के हमला किया, और उससे पहले जिस तरह की इन्वायरमेंट्स क्रिएट की, जिस तरह उन्होंने यूनाइटेड नेशन की आंखों में धूल झोंकी, और फिर आप ये देखें वो लाखों जो इराकी थे वो खत्म कर दिए उन्होंने, अपने घर से बेघर एक लिहाज से हो गए। इराक को लें, लीबिया को लीजिए, सीरिया को ले लें। सो व्हाट आई से कि हाँ अमेरिका, देखिए ना, एक बात है कि ठीक है बहुत बड़ी सुपर पावर अपने आप को कहते हैं, 700 बिलियन प्लस का उनका डिफेंस का बजट एक लिहाज से आता है। सो अगर कोई मुल्क, उसकी इतनी बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री उसकी चल रही है, इतनी बड़ी डिफेंस फोर्सेस को वो मेंटेन कर रहा है, इतने फ्लीट्स को वो मेंटेन कर रहा है, इतनी बड़ी एयरफोर्स को मेंटेन कर रहा है, तो वो ऐसे तो मेंटेन नहीं कर रहा ना कि नहीं अच्छे लोग हैं भी चलो इनको तनख्वाह दे दो, अपने अमेरिकन हैं। वाई? बिकॉज उसके अपने इंटरेस्ट तो एक लिहाज से हैं, और ये दुनिया का आप कह सकते हैं कि वाहिद मुल्क है जो हर एक का बाजू मरोड़ के एक लिहाज से उससे अपना काम निकालता है। अच्छा ये भी आप देख लें, ये सारा कुछ इसने किया उसी एक जगह के ऊपर, तबाह बर्बादी तो ये लेकर आया। क्या आपने इसको इस तरीके से कामयाब होते हुए देखा? वियतनाम के अंदर देखें इसके साथ क्या हुआ, अफगानिस्तान की एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आज फाइनली इराक में क्या हुआ, अड्डे इस्टेब्लिश करने जा रहा था और उसको भी वहां से एक लिहाज से निकलना पड़ रहा है। बट इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि हाँ अगर इतना उसके मुकाबले में अगर थोड़ा सा आप चाइना की तरफ चले जाएं, नो व्हाट चाइना हैज डन, उन्होंने कहा जी कि नहीं हम अपने आप को फैलाते हैं, हम दुनिया को करीब लेकर आते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा जी हम अफ्रीका को भी साथ मिलाएंगे, हम मिडिल ईस्ट को भी साथ मिलाएंगे, यूरोप को भी साथ लेके चलेंगे, और उसके साथ आप ये कह सकते हैं कि एशिया को जिस तरीके से उन्होंने साथ लिया। नो दिस इज येट अनदर वे कि वो अपनी सरमाए को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी को अपनी एक लिहाज से स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, नई नई मंडियां ढूंढ रहे हैं। सी द डिफरेंस। और आज ये देख लें कि आज के वक्त में कोई चाइना ने तो किसी का कर्ज नहीं देना, और इवन फॉर दैट मैटर अमेरिका का, लेकिन अमेरिका का जिस तरह अभी बता रहे थे सिर्फ ट्रेड डेफिसिट अगर उसका 21 ट्रिलियन डॉलर का है, और उसने चाइना का कर्ज कितना देना है एक लिहाज से अमेरिका ने, ये भी सारी बातें मेरा ख्याल है देखने की है। सो इन नटशल वी कैन से कि हाँ एक बदी की कुव्वत है, बदी की कुव्वत सर्टनली एट टाइम्स ज्यादा होती है, लेकिन फाइनली एक वर्टेक्स आता है या एक एपिक्स आता है, और उसके बाद उस नीचे जाना होता है। और स्पेशली ये जो 4 साल का मैं समझता हूँ कि टेन्योर था डोनाल्ड ट्रंप का, and I don't know what is going to be the result after a few hours and who is going to take over the आप next। समराइज कैसे करेंगे? फिर मैं ये जमील साहब से भी इसको सवाल करूंगा, समराइज कैसे करेंगे जो 4 साल का टेन्योर था? आप उसको अच्छे में लेके जाएंगे, बुरे में लेके जाएंगे? आप ये तो कह सकते हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस आपने पूरी दुनिया के अंदर कम होते हुए देखा, आपने रशिया को आगे आते हुए देखा, चाइना को देखा, नए ब्लॉक्स बनते हुए देखे हमने, जी नए ब्लॉक्स बनते हुए देखे आलमी सियासत में।
हाँ, वो डेफिनेटली वो तो ब्लॉक्स तो इसी तरीके से फिर बनने शुरू हुए ना। वाई? बिकॉज वो एक तो उनका अपना जो फितरी इत्तेहाद है वो तो है ही एक्चुअली नेटो का है, यूरोप के साथ है, या फिर आप कह लें कि यूके के साथ आता है। इससे हटके तो फिर वो सारी दुनिया को एक लिहाज से इस्तेमाल किया ना डोनाल्ड ट्रंप ने। बट इस 4 साल के टेन्योर के अंदर आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया ने अमेरिका को आप नॉन सीरियस एक लिहाज से लेना शुरू किया। यानी वो पिछली हुकूमतें, बाराक ओबामा की बात करें, जो जिस तरीके से उस शख्स ने मुआहदे किए थे, वो सारे एक एक करके ऑलमोस्ट सारे मुआहदों से ये शख्स आउट होता चला गया। स्टेटमेंट तो है नहीं, सोच उस तरह की है कोई नहीं। और इवन जो स्टेट की इंस्टीट्यूशन थे उनके साथ भी एक्चुअली ही वाज ड्रैगन ड्रॉन इन अ वे, अगर देखा जाए तो। अभी तो जब देखे ना ये सिलसिले खुलते हैं, मुकदमे खुलते हैं, जो फिर आप ये कह सकते हैं कि टैक्स इवेजन के जो इसके ऊपर मुकदमे एक लिहाज से होने जा रहे हैं, सो मेनी थिंग्स एक्चुअली व्हिच आर गोइंग टू फॉलो। ये आप कह सकते हैं कि अमेरिकन कम अज कम ये जो 4 साल का टेन्योर है, अगर ये खत्म होता है तो ये नहीं कह सकते कि दे रियली फील प्राउड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, इजराइलीज तो सर्टनली कह सकते हैं, और इजराइलियों के लिए तो मेरा ख्याल है आज की रात भी बड़ी मुश्किल होगी दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट, और उसके बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंसी इसका रिजल्ट निकलना क्या है। मे भी कुछ अरबों के लिए भी हो जो कि सिर्फ रिलाय उन्होंने एक लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप पे किया था। और बिल्कुल ये ठीक मेरा ख्याल है जमीर साहब ने कहा था कि वहां पर बैठे हैं आप, जहाज देख रहे हैं, और इट इज नॉट ओनली 200 बिलियन, ऑलमोस्ट कोई 438 बिलियन के ये सौदे करके आए थे सऊदी अरब वाले। सो यू कैन मेक आउट कि ये किस तरीके से। और उन्होंने कहा जी कि नहीं, अगर हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं एंड वी आर प्रोटेक्टिंग यू, तो हमें उसके लिए पैसे दें आप। सो दैट इज व्हाट इट इज। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का ही वो टेन्योर था, ये टाइम था कि जिसके अंदर वो आप कह सकते हैं जी कि हाँ, वो अब ट्वीट के ऊपर मुल्क चलने लगे, ट्वीट के ऊपर आपकी खारजा पॉलिसी एक लिहाज से चलने लगी, बाकी सारे के सारे लोग साइड पर हो गए। मतलब आपका फॉरेन ऑफिस भी, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी, और जो डोनाल्ड ट्रंप आ गए उन्होंने ट्वीट कर दिया और लोग उसके ऊपर एक लिहाज से मूव करना शुरू हो गए। ये मैं कह सकता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल मैं उससे हटके इम्पार्शली, कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस को बेतौकीर किया है जरूर इन 4 सालों। और कुछ लोग इस हवाले से जो कि व्हाइट हाउस के मकीन हैं, वहां की सियासत में सरगर्म हैं, हम आपकी सियासत को बड़ी गहरी नजर रखते हैं, उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि वहां के जो लोग हैं वो इस चीज पे काफी नाराजगी का इजहार करते हैं, बहुत अजीब का इजहार करते हैं कि जब आपने ट्वीट ही करनी है तो फिर वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनका क्या काम है, पॉलिसीज क्या काम है। हम पॉलिसीज को अनाउंस करने के लिए जाते हैं, उससे पहले ट्वीट आ जाता है, तो ऑलरेडी प्रेस ब्रीफिंग्स में इतना कुछ खास होता नहीं कहने के लिए, फिर उसको डिफेंड करना ही होता है। हाँ, और उससे मेरा ख्याल जो सबसे बड़ी चीज सामने आई है ना, रफली आप देखें कि जो स्टेट्समैन होते हैं, जो कोई विजन वाले लोग होते हैं, जिनकी सोच होती है मुल्क को, अपने आप को एक लिहाज से उन्होंने पॉजिटिविटी के साथ और आगे फ्यूचरिस्टिकली देखते हैं, वो मेरा ख्याल है और तरह के लोग होते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो कारोबारी लोग होते हैं, और मैं समझता हूं कि एनीबडी हु एंटर्स इनटू गवर्नमेंट के अंदर थ्रू कारोबार, तो मेरा ख्याल है वो बिजनेसमैन जो है ना, वो मुल्क नहीं चला सकते प्रॉब्ली। ये तो मेरा ख्याल है एक लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर मोहर लगा दी अपने 4 साल के टेन्योर। अच्छा जमील साहब, बताइएगा, आपकी बात को अगर मैं समराइज करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने अमेरिका के लिए, अमेरिकन के लिए बहुत अच्छे काम किए, जो उन्होंने वादे किए थे उन्होंने पूरे किए। अब वो वादे पूरी दुनिया के लिए अच्छे हों गलत हों ये एक अलग डिबेट है, लेकिन अमेरिकन के लिए जो उन्होंने वादे किए थे, जो मंशूर था, जो मैनिफेस्टो था, उसमें उन्होंने काफी हद तक अमल किया। लेकिन अगर अभी मेरे सामने एक बीबीसी की रिपोर्ट है, उसमें ये लिखा हुआ है कि 10 करोड़ से ज्यादा वोट ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, लेकिन उसमें यह कहा जा रहा है कि जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से आगे हैं। ऑल्दो ये पॉपुलैरिटी वोट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, पॉपुलैरिटी वोट्स की भी अगर बात की जाए, अगर सारी चीजें हुई हैं तो फिर क्या चीज लैकिंग है कि लोग जो बाइडेन की तरफ जा रहे हैं? जमील साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच जी अब आ रही है आपकी आवाज। तो मैं जारी रखूं। जी हाँ, जी। तो ट्रंप का बेसिकली जो मिस हैंडलिंग ऑफ कोविड था, उससे टेबल स्टार्टेड टर्निंग, नंबर 1। नंबर 2, जो जिस अंदाज में उसने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और रेशियल इनजस्टिस को हैंडल किया, खास तौर पर ये 2 चीजें जो है बहुत ही कलीदी किस्म की थी अंदरूनी तौर पर, और ऑब्वियसली जिसका कि असर इकोनॉमी पर पड़ा, जिसका असर लोगों की पॉकेट्स पर पड़ा, जिसका असर एम्प्लॉयमेंट पर पड़ा, तो वो अपनी जगह पर। लेकिन उससे हटकर जो स्ट्रेटेजिक अहदाफ की आप बात कर रहे हैं, वो जिस तरह के जिक्र किया गया पहले, वो तो सिर्फ जो ज्यादा सूझबूझ रखने वाले अफराद हैं, वोटर्स हैं, उनको उस चीज का ज्यादा इदराक है। सबसे बड़ी जो इस वक्त अमेरिकन में, यूनाइटेड नेशंस में भी एक तवील अरसा मैंने गुजारा है,
तो होता ये है कि जो मॉरल अथॉरिटी थी अमेरिका की, जो क्रेडिबिलिटी थी अथॉरिटी की अमेरिका की, और जो अमेरिका के एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर तस्लीम किया जाता था, वो जिस तरह के सही कहा गया कि बेतौकीरी कराई है इस अंदाजे हुकूमत में, जिस हुक्मरानी की गई इस अंदाज से, तो उस लिहाज से फर्क पड़ा है जो आप अभी देखेंगे ना वोट में। और आपने बताया कि 10 मिलियन वोट, ये इसमें टिल्ट जिस तरह के पहले भी मैंने जिक्र किया, वो टिल्ट ओबामा के तरफ है। और ये खास तौर पे जो अर्ली वोटिंग हुई है, पोस्टल वोटिंग हुई है, एब्सेंटी वोटिंग हुई है, उसमें ज्यादा टिल्ट ओबामा। इसीलिए आपने देखा होगा कि ट्रंप ने कितना एड़ी चोटी का जोर लगाया कि पोस्टल वोटिंग में जितनी रुकावट पैदा कर सके करे, क्योंकि उसको फीडबैक मिल गई थी इस बात की। और उसने पोस्ट मास्टर जनरल को कितना तंग किया, उसने उसके बजट को कट करने की कितनी बात की, उसने पोस्ट मास्टर के उसके ये जो इजाफी जो 10 मिलियन लोगों के वोट्स का इसमें मशीन नहीं करती, ये एक एक वोट को खुद खोलना होता है, तो उसकी वजह से टाइम भी ज्यादा लग जाता है और काम बढ़ जाता है। तो इस चीज का इदराक था डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी वजह से उन्होंने कोशिश की थी कि भाई ये कम से कम वोटिंग इसमें कास्ट हो। अच्छा। तो जमील साहब, गुफ्तगू का थोड़ा सा मौजू है वो तब्दील करना चाहूंगी। किसी भी स्टेट में इंस्टीट्यूट बहुत किरदार अदा करते हैं, मीडिया के रोल को क्या देख रहे हैं आप? इतने इंपॉर्टेंट इंतखाबात हैं, किस तरह का रवैया है, स्पेशली ऐसा मुल्क है जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रायोरिटी दी जाती है? जी हाँ, लेकिन वो मीडिया के साथ जिस तरह टग ऑफ वार रहा है ट्रंप का, वो तो इससे पहले कभी ऐसा फेस टू फेस नुमाइंदों को कहते थे कि आप यहाँ से उठ के चले जाएं। मुझे अब याद आया इस सवाल से इस तरह के। तो ये मीडिया को जितना एंटागोनाइज किया है, लेकिन फिर भी मीडिया को आदमी खास तौर पर उसको काबिल सताइश है ये बात, बड़ी जो मुस्तहकम वहाँ के चैनल्स हैं कि उन्होंने फिर भी बहुत बर्दाश्त का और वो दिखलाया उन्होंने मादा, और साथ में जो भी उन्होंने रिपोर्टिंग की वो सियाको सबाक के साथ की, एविडेंस के साथ की। और उस लिहाज से यस, जो चीज़ें ट्रंप के हैंडलिंग के तरीके से जो चीज़ 3 दफ़ा दिखलानी थी, गालिबन उन्होंने 5 दफ़ा दिखला दी होगी, लेकिन ये है कि वैसे अदरवाइज मीडिया ने अपने आप को काफ़ी एक बैलेंस रखा वहाँ, और उसको सियाको सबाक के अलावा उधर से नहीं हटे। लेकिन बहरहाल ट्रंप ने मीडिया के साथ वो की है जो इससे पहले किसी सदर ने मीडिया के साथ बेतौकीरी की जो बात हो रही है, व्हाइट हाउस को बेतौकीर किया गया क्योंकि ट्वीट सामने आ जाती थी, जो पॉलिसीज होती थी वो सामने आ जाती थी, डायरेक्ट बात की जा रही होती थी जो कि सदारत के मनसब के हवाले से, सदर के मनसब के हवाले से सही नहीं समझी जाती। आपको क्या लगता है, अब अगर फर्ज करें जो बाइडन आ गए, जो बाइडन साहब अगर सदर बन गए, तो क्या ये जो बिजनेस मॉडल, अगर मैं इसको कहूं तो क्या ये गलत होगा कि जो बिजनेस मॉडल ट्रंप साहब ने इंट्रोड्यूस कराया सियासत में, किस तरह से सिर्फ अपनी बात की जाए? उन्होंने जो नारा लगाया था 2016 में, वो वी का नारा लगाया था कि हम मैटर करते हैं, हमारी पहली चीज है, पहले अमेरिकन हैं, शायद उस पर उनको पजीराई ज्यादा मिली। तो आपको क्या लगता है कि अब इस मॉडल को आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर हम वापस देखते हैं ओबामा की तरफ, के ओबामा के जो मॉडल था वो चला जाएगा, जिसका जो काम है वो करेंगे, या फिर ये ट्वीट्स के हवाले से ही चलती रहेंगी सारी चीजें? नहीं, बेसिक ट्वीट्स के हवाले से तो चल नहीं सकता मुल्क। ये जो ओबामा ने किया, तो आपने देखा कि व्हाइट हाउस में या स्टेट डिपार्टमेंट में लोग कितने अनकंफर्टेबल थे कि सुबह उठते थे तो देखते थे क्या हो गया, अब इसको किस तरह डिफेंड किया जाए। और यही वजह है कि हर आए महीने कोई ना कोई अहम आदमी तब्दील हो जाता था। तो वो तो अपनी जगह पे रहा सवाल, लेकिन दूसरी इसमें इसका जो पहलू है जिसको कि देखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रंप के दौर में जो नुकसान ख़ास तौर पे बेतौकीरी वाला हुआ है, ओबामा क्या उसको कवर कर सकेंगे? ये डेमोक्रेट्स में ये है कि वो कंसल्टेटिव प्रोसेस, जिसमें इदारों के इनपुट को बहुत ज़्यादा वो शामिल करें, जो कि ज़्यादातर ममालिक में होता है, तो वो इदारों की अहमियत को दोबारा बढ़ावा मिलना शुरू हो जाएगा और इदारों में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। अमेरिकन पॉपुलेशन एज अ होल में ज़्यादा कॉन्फिडेंस शुरू है। वर्ल्ड की जो मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी है, जिस तरह के मैं जिक्र कर रहा था कि मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी पर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। और आप देखेंगे कि आते के साथ जो बाइडन वो अगर आते हैं तो आते के साथ वो सबसे पहले स्टेट डिपार्टमेंट पर तवज्जो देंगे, जो उसमें डाउन साइजिंग की गई और जो उसका बजट वगैरह कट किया गया, डेवलपमेंट बजट, जिससे कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपना आउटरीच किया हुआ था, पूरी दुनिया में अपना एक कम्युनिकेशन का सिस्टम किया हुआ था,
डेवलपमेंट बजट से वो सारे ख़त्म कर दिए थे। तो ये सारी चीज़ें अभी दोबारा रिस्टोर होते हुए आ रही हैं, नज़र आ रही हैं। और जो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि वो भी काफी रिस्टोर होते हुए नजर आएंगे। आप तो बिजनेस अमेरिका में रहे भी हैं, आपने भी कहा कि आपके दोस्त भी वहां पर मौजूद हैं। अगर मैं ये सवाल करूं कि व्हाट आर द रोड्स ऑफ व्हाइट हाउस टुवर्ड्स व्हाइट हाउस, अगर आप स्टेट्स की बात की जाए, कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे जीत यकीनी तौर पर आपको व्हाइट हाउस की तरफ ले जाती है? क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें पेंसिल्वेनिया का नाम आ रहा था, फ्लोरिडा का नाम आ रहा था, दोनों 2016 में रिपब्लिकन्स के पास थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास थी। आपको लगता है अभी भी ये दोनों स्टेट्स वही स्टेट्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि आपको सीधी व्हाइट हाउस ले जाती हैं? पहला सवाल। दूसरा, और क्या रिपब्लिकन्स इन पर अपना गलबा जारी रखेंगे इस दफा भी? यही सबसे ज्यादा इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है, और आज भी सारा दिन सिलसिला चलता रहा, इसीलिए ज्यादा जोर दिया गया इन स्टेट्स पर। और ये स्टेट्स का प्रिडिक्ट करना इस वक्त ज्यादातर रिपब्लिकन के ही उसमें जा रहा है। लेकिन बहरहाल वो जो वजन था उस वजन में कमी आती हुई बिल्कुल सामने नजर आ रही है। तो लिहाजा इसमें अगर आप जो फर्क देखते हैं तो पॉपुलर वोट में फर्क पड़ेगा, और पॉपुलर वोट में फर्क पड़ेगा तो एक बैलेंस जो है, जिस तरह हम जिक्र करते आ रहे हैं कि अगर 51% भी वोट चले गए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के ज्यादा होने चाहिए। इतने सारे उन्होंने काम किए सिवाय कोविड को हैंडल करने के अलावा। आपको लगता है पॉपुलर वोट्स उनके ज्यादा होंगे? क्योंकि पिछली दफा तो 30 लाख के करीब हिलरी क्लिंटन के वोट ज्यादा थे पॉपुलर वोट्स। हिलरी ने ज्यादा, और इस दफा आप कोई 50 लाख तक भी अगर पहुंच जाए तो ताज्जुब नहीं होगा। इस दफा जो बाइडेन साहब ज्यादा आ रहा है, जो बाइडेन के ज्यादा ना। लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं दे दूं कि ये तो ट्रंप ने जब इतना काम किया तो फिर क्यों नहीं ऐसा हुआ? ट्रंप ने जो डिवीजन लेके आ गया ना, जो वो डिवीजन खास तौर पर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल इनजस्टिस, सही लफ्ज है, तासुब वाली बात जो सिलसिला शुरू हो गया, तो वो एक कसीर तादाद है अमेरिका में, तकरीबन 40% से ज्यादा लोगों की, वो एक उससे एलिनेट हो गई, काफी उससे टूट गई। और अभी जत्थों की शक्ल में उन्होंने एक अपना हर्ड साइकोलॉजी बना ली है, जिसके तहत वो वोटिंग का सिलसिला जो नजर आ रहा है इस वक्त वो जारी है। और जितनी ज्यादा लोगों की दिल आजारियां हुई हैं, खासतौर पे पीपल ऑफ कलर उसकी, और उससे हटकर जो वहाँ के वाइट्स हैं, जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपनी देखते हैं कि दुनिया में जो पहले उनकी मुकाम था और दुनिया में जो उनकी कदर मंजिलत थी, उसमें ट्रंप की वजह से कितनी कमी आई है वो चीज़। और आखिरी चीज़ ये कि जो चाइना के साथ एक जियो और जीने दो के हिसाब से चल रहे थे, और साथ साथ वो अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस को भी बरकरार रखा हुआ था, साथ साथ इन्फ्लुएंस को आहिस्ता आहिस्ता कम करने की भी कोशिश की जा रही थी दोनों साइड से, वो ट्रंप के ज़माने में। इनफैक्ट अगर कुछ लिटरेचर तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि चाइना बड़ा मुतमन्नी है कि ट्रंप दोबारा जीत जाए, क्योंकि एक दफा ट्रंप ने अगर 4 साल और चला लिए तो चाइना को बड़ा ओपन फील्ड मिल जाएगा दुनिया में काम करने का। सियासत पर एग्रेसिव लेवल पर आई है ना, एक फ्रंट फुट पर आई है, एक कदम आगे बढ़े हैं। अब चाहे वो आप ये कह लें कि चाहे वो मुकाबलेबाजी में आगे बढ़े हैं, चाहे वो आप बयानबाजी में आगे बढ़े हैं, लेकिन स्टेप एक फॉरवर्ड लिया गया है सियासत ने ट्रंप के आने के बाद, आलमी सियासत ने। फिर कुछ इस तरह की बातें सामने आई, अल्फाजों का चुनाव ऐसा जो कि माजी में देखने में नहीं आया। जैसे आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नॉन पॉलिटिकल जो वर्ड्स होते थे वो यूज होने लग गए, वो इस्तेलाह यूज होने लग गई। तो आपको लगता है कि ये आगे बढ़ेगा, मजीद और आगे बढ़ेगा अगर डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यू रहते हैं तो? जी हाँ, इसमें कोई ठहराव तो नजर नहीं आएगा, बल्कि अमेरिका की जो जितनी वक़्त है उसमें कमी आएगी डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज़े हुक्मरानी की वजह से, उसमें बढ़ावा कहीं भी नज़र नहीं आएगा। और ये जो कन्फ्रंटेशन जो आज से 10 साल बाद होती चाइना से अमेरिका की, वो क्लैशेस आपको इस 4 साल के दौरान रिसेंटली नजर आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ। अच्छा, अब पाकिस्तानी की हैसियत से, पाकिस्तान के मफादात की हैसियत से आपने ये कहा कि चाहे जो बाइडेन आ जाए या फिर डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यू रहें, पॉलिसीज तकरीबन वो रहेंगी। हाँ, लबो लहजे में शायद नरमी हो, अगर जो बाइडेन साहब आए तो लबो लहजे में नरमी हो, लेकिन पॉलिसीज वही रहेंगी, सख्ती से बात मां से बाय अफगान पीस प्रोसेस। अफगान, ठीक है। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं कि इंडियंस, आपको क्या लगता है कि किसकी जीत को देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा दुश्मन मुल्क है वो जिसकी जीत को देख रहे होंगे उससे जाहिर सी बात है हमारे मफादात टकराव होगा उसका। आपको क्या लगता है इस बारे में? इंडियन वैसे साइकोलॉजिकली उनका झुकाव ट्रंप की तरफ है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए
तो आप जितनी भी पिछली हुई हैं एग्रीमेंट्स, ओबामा के ज़माने में 2016 में जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किया गया जिसके तहत इंडिया ने पहली मर्तबा गुजरात का एक नेवल बेस हवाले कर दिया, ये कभी इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था। इसी तरीके से जो रिलेशन डेवलप हुए बुश के ज़माने में भी और ओबामा के ज़माने में इंडिया में, वो सबसे स्ट्रॉन्ग, दोनों के ज़माने में स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप बतदरीज होते रहे। 1991 में जब USSR जब से ये उसको हुकूमत या जब से उसकी ताकत ख़त्म हुई और वो उसके बाद जब से यूनिपोलर कुव्वत बन के उभरा USS, तो इंडिया ने फ़ौरन अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज की और वो फिर झुकाव और उसने अपने ताल्लुकात बढ़ाना शुरू किए फॉरेन पॉलिसी के अमेरिका से, और उसने वो ताल्लुकात बढ़ा के उससे फ़ायदे बहुत सारे उठाए और साथ साथ उसने अपनी बायलैटरल रिलेशन रशिया से भी कम तो हुई खुद ब खुद कुदरती तौर पर, लेकिन ख़त्म नहीं होने दी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यस, पाकिस्तान ने तो इस मामले में बहुत बम्पी रोड पर सफ़र करते रहे हैं, चाहे वो 1954 में पाकिस्तान US सेंटो के हवाले से आप बात करें, हमारे रिलेशंस के हवाले से बात करें, और फिर हिलरी क्लिंटन खुद फिर तस्लीम करती है कि पाकिस्तान को हमने खूब इस्तेमाल किया और बाद में हम हाथ झाड़ के वापस आ गए कि तुम अपना बंदोबस्त खुद करो। ये हिलरी क्लिंटन की वीडियो इस पर मौजूद है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया के रिलेशंस में और US के रिलेशन में क्या ये बात अभी जब इमरान खान साहब ने अमेरिका का दौरा किया था, ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की थी, तो क्या ये बात, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, मुझे लग रहा है कि क्या ये बात नहीं होती कि अमेरिका ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा? क्या ये बात उस वक्त हुई थी? गालिबन मैं गलत हूँ, सही हूँ इस बारे में? हाँ, नहीं, ये कही गई थी मीडिया के को जब एड्रेस किया जा रहा था, और अब नहीं होगा ऐसा, माजी की तरह अब नहीं होगा। लेकिन वो सिलसिला, ये तो गुफ्तगू बस वो मीडिया के लिए और थी। इसकी कोई बायलैटमेंट ऐसा नहीं हुआ कि जिसको बुनियाद बना के मैं ये कह सकूं कि अमेरिका ने ऐसी कोई बात की है। लिहाजा ये कहते हैं ना कि सरे महफिल वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, तो वो ख्वाबों के महल तामीर होते रहे, लेकिन ये है कि वैसे इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। सही है। जमील साहब और असद महमूद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और अब कुछ अपडेट्स शामिल करेंगे। इलेक्शंस के हवाले से इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है? अमरीकी रियासत न्यू जर्सी का जहां पोलिंग बूथ पर आवाम का रश कम दिखाई दे रहा है, अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद में इजाफा हो सकता है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं न्यू जर्सी से नुमाइंदा खुसूसी नासिर क़य्यूम। जी नासिर, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त आप? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू जर्सी स्टेट के एक पोलिंग बूथ पे, नॉर्थ ब्रंसविक का ये इलाका है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पोलिंग स्टेशन यहाँ पे बनाया गया है। लोग आ रहे हैं यहाँ पे और आके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का तादाद में यहाँ पे हमें वोट नज़र आ रहा है। इंतहाई मायूस कुन टर्न आउट है यहाँ पे। कुछ स्टेट्स में हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हमने जाके देखा कि किसी किस्म का कोई रश नहीं है, कोई लाइन्स नहीं है और बड़ी कम तादाद है लोगों की, वोटर्स की, जो बाहर आके वोट डाल रही है। चूँकि उसकी एक रीज़न है कि अर्ली वोटिंग की एक रिकॉर्ड तादाद जो है वो यहाँ पे जो है वो डाल चुकी है, अपना वोट कास्ट कर चुकी है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कल तक के जो हमें नंबर्स थे, जो आज नंबर्स हमें मौसूल हो रहे हैं, उसके हवाले से जो अर्ली वोटिंग है उसमें जो डेमोक्रेट वोटर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, उनके टिल्ट है उनकी तरफ लोग वोटर्स का और उनका एज हासिल है। लेकिन अगर आज ये कहा जा रहा था कि तारीख़ी तौर पर, अमूमी तौर पर जो रिपब्लिकन वोटर है वो इलेक्शन डे जो 3 नवंबर का दिन है उसमें बाहर निकलता है और बड़ी तादाद में बाहर निकलता है। लेकिन अगर हम न्यू जर्सी स्टेट की हद तक देखें, बाकी स्टेट्स का मैं नहीं कह सकता कि वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि काफ़ी लोग बड़ी तादाद में वोट कर रहे हैं, लेकिन जो अमूमी तौर पे, मैंने पहले भी यहाँ पे इलेक्शन कवर किया है हमने, ये हालात जो है, जिस तरह की ये जो वीरानी है, सुनसानी है, जो वो इस तरह की चीज़ें हमने नहीं देखी। ये काफ़ी बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है न्यू जर्सी का, तो यहाँ पर जिस तरह लोग मतलब आप देख सकते हैं कि लाइन भी नहीं है और अभी भी जो आप पीछे देख सकती है खातून आके जो ड्रॉप बॉक्स है वहाँ पे अपना वोट वो जो है वो कास्ट करके जा रही हैं। ये वो ड्रॉप बॉक्स है जहाँ पे आप आके अपना वोट जो है वो सील्ड लिफाफों में इन पर्सन आके ड्रॉप कर सकती है, जो कि शाम को इसमें मौजूद होगा। दूसरी जो स्विंग स्टेट है वहाँ पे ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पे काफ़ी हद तक लोग जो है वो दिलचस्पी ले रहे हैं, वोटिंग हो रही है, वहाँ पे लाइंस भी हैं
लेकिन इस तरह की सिचुएशन नहीं है जैसे कि एक्सपेक्ट की जा रही थी कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के वोट नासिर करेंगे। कय्यूम साहब हमें न्यू जर्सी के एक पोलिंग बूथ के हवाले से मनाजिर दिखा रहे थे और उनके हवाले से आपने नासिर कय्यूम साहब ने हमें बताया कि न्यू जर्सी का पोलिंग बूथ जो है उसको करेंगे असद महमूद साहब का। असद महमूद साहब, आप बताइएगा क्या वजूहात है, टर्नआउट नहीं देखा जा रहा? हमारे नुमाइंदे ने हमें अभी अपडेट्स दी। देखिए, दो बातें हैं। एक तो आप देखें ये जो बैलेट के साथ जिस तरह लोगों ने वोट डाला, दे आर मोर देन 100 मिलियन जिन लोगों ने ये वोट कास्ट की। इसका मतलब अगर 23 करोड़ में से 10 करोड़ तो वोट डाल के बाकी बचे एक लिहाज से 13 करोड़। एक तो ये भी इफेक्ट आ जाता है कि मे बी काफी लोगों ने उस एरिया के अंदर वोट एक लिहाज से डाल दिया, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया हो, और मे बी देयर आर लेस नंबर ऑफ पीपल, बट यू नेवर नो कि बाकी जैसे स्विंग स्टेट्स की अक्सर हम बात करते हैं वहां पे इस तरह के जो टर्न आउट है वो मे बी बहुत ज्यादा हो। अच्छा, फिर हम जैसा भी कह लें, इस कोरोना ने वाकई स्पेशली अमेरिका को तो बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। 2,30,000 से ज्यादा लोग जो हैं एक लिहाज से उनकी मौत हो चुकी है। तो उसको भी एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा वो अपने आप को लोगों ने डिस्टेंस पे रखा। बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज जनरली सेड कि ये वाला जो इलेक्शन है इसके ऊपर देयर इज गोइंग टू बी मैक्सिमम टर्नआउट एज पर एज वोटर्स आर कंसर्न। वाई? बिकॉज यस, ये इन्वायरमेंट्स मेरा ख्याल है जिस तरह की क्रिएट की गई। आप देखिए ना, जब हम बात करते हैं रवैयों की, लहजों की, बातचीत की, तो जब इन दोनों के आपस में डिस्कशन हुई है एक दूसरे के आमने सामने, जो बाइडेन की और डोनाल्ड ट्रंप की, और जिस तरह के आपने शख्सी हमले होते हुए देखे, जो लैंग्वेज आपने देखी, इस तरह को तो कभी अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर आपने कभी भी नहीं देखा था। अच्छा, उसी के साथ मेरा ख्याल है कि इसी इलेक्शन को लेकर अगर हम चंद बातें और देखें, हमारे मुल्क के अंदर स्पेशली अगर पाकिस्तान में देखा जाए कि अगर एक वजीर आजम या सदर को उतरता है तो जो दूसरा आ जाता है, तो इसके बाद कभी ऐसा होता नहीं कि वो उसके साथ खड़ा होकर उसके लिए काम करे। आप दूसरी तरफ देखें, बाराक ओबामा की एक वीडियो आउट हुई है 2-2.25 मिनट की है, एंड व्हाट अ वीडियो, व्हाट अ लैंग्वेज, और उस शख्स का ओवरऑल करिश्मा, मतलब इवन व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट, द वे ही यूज्ड टू टॉक टू द पीपल, द वे ही यूज्ड टू एड्रेस द वर्ल्ड, I said this was really out of the world, and likewise मेरा ख्याल है जिस तरीके से the way he was actually talking और जैसे वो convincing का जो स्टाइल था, अब उसको मैंने तो वाकई आज से पहले इस तरह की कभी कोई चीज नहीं देखी। So that is the cohesion, ये आप कहते हैं। लेकिन अच्छा साहब, ये टर्नआउट की जो बात की जा रही है, जैसे कि आपने बताया कि 23 करोड़ हैं, उसमें से 10 करोड़ ने तो वोट डाल दिया, 13 करोड़ से अभी भी चीजें चल रही हैं, और इस बात का, इस खदशे का इजहार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले किया था। उन्होंने कहा था कि शायद लोग नहीं निकलेंगे, जिसकी वजह से पोस्टपोन करने की बातें की जा रही थी, लेकिन कुछ तज्जियाकार इसको कह रहे थे कि ये खौफ का शिकार है, इस वजह से पोस्टपोन करने की बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कि उस वक्त वो सही थे? क्योंकि अगर वाकई में टर्नआउट इतना ज्यादा नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन मार्क होगा। इसी के साथ दूसरा सवाल भी है, इसी से लिंक्ड भी है, क्योंकि माजी में आपने कभी देखा है, अभी वीडियो सामने आ रही हैं कि जो मेन सिटीज हैं, उनकी जो मॉल्स हैं या उनकी जो दुकान है, उसमें शटर लगा दिए गए हैं ताकि कोई हंगामा राई ना हो। फिर हमने ये देखा कि सेलिब्रेशन की जगह चेंज की जा रही हैं। क्या ये दोनों बातें आपस में लिंक्ड हैं? यस, दिस इज ये है ना कैचिंग पॉइंट। आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप, यू आर स्टिल द प्रेसिडेंट, और वो ये अब देखें इस पूरे साल के अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं 17-18 लाख तो सिर्फ वेपन्स खरीदे गए अमेरिका के अंदर। ये कभी से पहले इस तरह की बात नहीं इतिहास से हुई थी। कभी आपने इस तरह यानी कि 75 to 80% वेपन्स की सेल को आपने देखा, और ये अमेरिका में इस खदशे का इजहार बड़ा सीरियसली किया जा रहा है। और ये देखें, बिल्कुल वही स्टाइल है कि जी अभी रिजल्ट, पोलिंग पूरी नहीं हुई, रिजल्ट अभी आया नहीं है, एंड ही इज प्रिपेयर्ड जी कि अगर रिजल्ट तो आया मेरे फेवर में, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट, और अगर इट इज नॉट इन माय फेवर, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। सी, दिस इज द एटीट्यूड। और बिल्कुल ये स्पेशली पेंसिल्वेनिया के ऊपर ही इज रियली फोकस्ड, और वहां पर भी आप कह सकते हैं कि सिचुएशन वाकई को इतनी एक क्लास से अच्छी नहीं है। सर, न्यू जर्सी की भी खबरें सामने आ रही, वहां पे भी आज सन्नाटा है पूरा। कई रियासतें ऐसी हैं जहां से टर्न आउट कम देखने में आ रहा है। तो इसी खदशे का इजहार था, जमील साहब आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, ये इसी खदशे का इजहार था डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, और क्या ये खदशा सही था, वैलिड पॉइंट था, या फिर खौफ का शिकार थे? क्योंकि तज्जियाकार कह रहे थे कि यार ये हार इनको नजर आ रही है। ये ग्राउंड इसलिए बनाया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि इलेक्शन किसी तरह पोस्टपोन हो जाए, जो कि अमेरिकन हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। लेकिन अभी नजर तो आ रहा है ना, टर्नआउट इतना ज्यादा नहीं आ रहा, तो वो लेकिन वो शहरों में जो आप न्यू जर्सी का जिक्र कर रहे हैं, दही इलाकों में अगर आप रिपोर्ट लें तो आपको अंदाजा होगा कि वहाँ टर्नआउट बेहतर है, काफी बेहतर है।
तो उस लिहाज से एक तो वो जो दही इलाके खासतौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप के अपने जो रेड स्टेट्स हैं, रेड वॉल्स, तो उस लिहाज से तो वो चीज़ मेरा ख्याल है कि जब तक के सामने सारे स्टेट्स की अगर या कुछ स्टेट्स की जो दही स्टेट्स हैं खासतौर पे जो रेड स्टेट्स हैं उसमें जब तक उसका नहीं सामने आए हमारी वीडियोस और इमेजेस, उस वक्त तक इसका कहना गलत होगा। लेकिन यह है कि पहले भी तखमीना यही लगाया जा रहा था कि टर्न आउट शहरों में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले ही वोट डाल दिया, उसमें ज़ाहिर है कोविड एक फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा ये हंगामों का जो खदशा लोगों को नजर आ रहा है, वो पहले तो ये भी समझ रहे थे कि कहीं कोई क्लैश पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द और बाहर अंदर ना हो जाए, तो वो तमाम चीज़ें। लेकिन ये रिजल्ट एक्सेप्ट करना और ना एक्सेप्ट करना उसका इंदिया दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। और आपको लगता है, इट्स अबाउट योर एनालिसिस का, आपको लगता है कि क्या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा? क्योंकि नोबडी इज टेकिंग कोविड सीरियसली इन अमेरिका। वहाँ पे ज़्यादातर लोग, क्योंकि इज्तिमा भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इतना ज़्यादा उसको नहीं, लेकिन इलेक्शंस वाले दिन अगर टर्नआउट कम रहे, वैसे सारे मामला आते हैं, हमने देखा एहतजाज हुआ, इतना शदीद एहतजाज हुआ, उसमें भी मास्क इतने ज़्यादा नहीं पहने हुए थे और ठीक ठाक लोग बाहर निकले थे, लेकिन वोटिंग के लिए बाहर ना निकलना, ये क्या मामला है? अगर उसमें वही फैक्टर जो अच्छा साहब, मैं आ रहा हूँ, मैं जमील साहब से जवाब लेके आपकी तरफ, यही सवाल लेके आपकी तरफ आऊँगा। जी हाँ, मल्टीपल फैक्टर में एक फैक्टर तो ये भी है कि कोविड का, और दूसरा फैक्टर खौफ का, और तीसरा फैक्टर ये है कि कुछ टर्नआउट का भी इस दफ़ा में। लेकिन हालांकि तखमीने की और एनालिसिस के मुताबिक ये बात सामने आती हुई नज़र आ रही है कि लोग इस दफ़ा परसेंटेज ऑफ वोटर्स ज़्यादा निकले हैं। ओवरऑल निकालें जो बैलेट जो पोस्टल वोट्स, एब्सेंटी वोट, उनको मिला के अगर देखें तो इस वक्त परसेंटेज ज़्यादा है कास्टिंग वोट की, और यही तखमीना ज़्यादातर लगाया जा रहा है कि जो वोट कास्टिंग है वो इस दफ़ा परसेंटेज वाइज ज़्यादा होगी, इस वजह से कि लोग बहुत सारे मामलात में बेजार बैठे हुए हैं इस एटीट्यूड से, ख़ासतौर पे जो ओबामा ने किया है। और ओबामा के लोग चाहते हैं कि ओबामा ये करेक्शन ट्रंप के लोग चाहते हैं कि ट्रंप के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आए। सो इन ईदर केस the division and the polarization is such that you will find that this time the turnout would be much higher than percentage wise than it used to be. You are hopeful of, मतलब आप इस सवाल से होपफुल हैं कि अभी टर्नआउट बहुत बेहतर हो सकता है, अभी इब्तिदाई मामलात हैं। अच्छा असद साहब, यही सवाल आपसे, ब्लैक मैन लाइव्स मैटर्स, ये जो एक इनका चला था मामला, उसमें ठीक ठाक लोग बाहर निकले थे, शदीद एहतजाज हुआ था, बहुत कुछ देखने में आया, एहतजाज, जलाओ घिराओ, हर चीज देखने में आ रही। टर्नआउट कम देखने में आ रहा है, इस खदशे का इजहार कर चुके थे ट्रंप साहब, वो कह रहे थे कि टर्नआउट कम हो सकता है। फिर मुख्तलिफ किस्म की तजावीज़ भी दी गई, कहा कि आप पोस्टल के जरिए कर दें, लेकिन उसमें कहा कि धांधली हो सकती है, उसको तस्लीम नहीं किया गया। वो आपको लगता है कि एहतजाज के लिए बाहर निकलना, इसके लिए बाहर नहीं निकलना, अभी तक तो टर्नआउट कम है, लेकिन जमील साहब कह रहे हैं कि टर्नआउट बेहतर हो सकता है, तो दोनों बातों में आपको क्या सही लगती है? मैं एक के हिसाब से अर्ज करूं कि अगर 100 मिलियन का मतलब है ऑलमोस्ट 44% वोटर्स हैं वो तो ऑलरेडी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। सो दैट मीन कि अब जो बाकी 13 करोड़ बचे हैं, अगर उसके अंदर से 50-60% भी एक लिहाज से आते हैं तो वोटर टर्न आउट इज गोइंग टू बी वंडरफुल। और मैं जरूर आपसे ये कहूंगा कि इस वक्त चाहे जैसा भी आप कह लें, न्यू जर्सी में भी वन यूनिक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बट अदर देन दैट पूरे अमेरिका के अंदर आप इनका मतलब फॉक्स को देखें, CNN को देखें और CNBC को देखें, जिस तरीके की वहाँ पे कवरेज हो रही है, जिस तरह लोगों की डिस्कशन है, जिस तरह लोगों के ख्यालात, और फिर वो इस इलेक्शन को ले रहे हैं और इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने को एक लिहाज से कह रहे हैं। आई परसीव कि यस टर्न आउट इज गोइंग टू बी much higher than what it used to be in 2016. लेकिन ये पॉइंट वैलिड है, जैसे अगर आप कह रहे हैं 23 करोड़ की आबादी में से अगर 10 करोड़ लोगों ने वोट डाल दिया तो ये अराउंड 40 के करीब तो परसेंटेज हो गई है। मजीद अगर 5 करोड़ और डाल देते हैं तो ये 50 से अबव चला जाएगा। ये इतना ही टर्न आउट रहता है। हाँ नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है इट इज गोइंग टू बी मोर बिकॉज ऑलमोस्ट 43% तो ये कास्ट हो गया, और अगर 25% और इसमें से ऐड करते हैं तो आप 65-70 पे चले जाते हैं, एंड दिस इज अ गुड टर्न आउट इन अ वे अगर देखा जाए तो। लेकिन मैं एक और चीज भी आप से डिस्कस करना चाहूंगा। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे जी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा इस्तेमाल किया, हम बड़े इस्तेमाल हुए, हम उसका हर रोल हमने उसका प्ले किया। ये अमेरिकन खुद कह रहे थे, पहले हिलरी क्लिंटन ने कहा था और अभी जो इमरान खान साहब ने दौरा किया था उसमें भी ये बात सामने आई थी।
देखिए ना, अमेरिकन तो हर वो बात कहेंगे जो उनको सूट करती है, जो उनको पढ़ा लिखा के भेजा जाता है, और वो कोई ऐसा नहीं कि कोई लिखे लिखाए किसी चीज से हटके कोई बात करें। दे आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड। उनको स्टेट डिपार्टमेंट, उनको पेंटागन ब्रीफ करके भेजता है कि अगर आपने जाना है किसी मुल्क के अंदर तो आपके ब्रीफ केस में क्या क्या चीज पड़ी होगी और उसमें से क्या चीज निकालनी है। इट इज अनलाइक, ये पाकिस्तान वाली बात थोड़ी है कि अपने मुल्क में कुछ और बात करते हैं, किसी दूसरे शहर में कुछ और, किसी और मुल्क में जाएंगे तो और तरह की स्टेटमेंट एक लिहाज से आ रही होगी। वहाँ डिपार्टमेंट से एक लिहाज से काम कर रहे होते हैं। मैं आपसे बताऊं, हमारी पाकिस्तान की उम्र 47 से लेके अब तक देखें तो 73.5 ईयर्स की बात आप ये देख लीजिए, इसको हमारी उम्र है। ये वो टाइम था 47 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ। हमारे पास कुछ नहीं था, पेपर पिन तक नहीं थे, और हम वो तिनकों से उनको या कांटों से पेपर्स को जोड़ा करते थे। दिस वाज दिस जब पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, कोई कुछ भी नहीं था, बड़े बड़े यूनिट्स, कोई कुछ भी नहीं था। और अगर आज 74 ईयर्स में अगर आप देखें पाकिस्तान की ग्रोथ को, पाकिस्तान कैसे आगे चला, पाकिस्तान का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, एंड आई से वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह के इतनी करप्शन हुई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के रूलर्स, उनकी फैमिलीज ने करप्शन की, बट स्टिल पाकिस्तान इज ग्रोइंग। और दूसरी चीज, चलें अभी गुफ्तगू का सिलसिला रोकना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी देर बाद बुलेटिन स्टार्ट होगा, 3 बजे का बुलेटिन होगा, 4 बजे फिर ट्रांसमिशन का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब से बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई, असद साहब से भी बहुत अच्छा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लेकिन अभी वोटिंग का सिलसिला जारी है। 10 करोड़ वोटर्स ने अपना हक राय दही दूसरा इस्तेमाल कर दिया, मजीद 13 करोड़ अमरीकी ऐसे हैं जिन्होंने हक राय दही इस्तेमाल करना है। तो ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।